नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज सियासी बात से अलग हम बात करेंगे अफसरशाही की। उत्तर प्रदेश में अरसे से आरोप लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से अफसरशाही हावी रही है। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन उसे अप्रत्यक्ष तौर पर अफसर यानी नौकरशाह चलाते रहे हैं। बात चाहे मायावती की करे, चाहे अखिलेश यादव की करे या उससे पहले की तमाम सरकारों की करे। ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अफसर हमेशा से हावी रहे। ये बात शुरुआती दौर में जब योगी सरकार का गठन हुआ, उस वक्त भी ये बातें कही जाती थी, ये आरोप लगाए जाते थे विपक्ष की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में अफसर हावी है और एक बैक डोर से अफसर ही सरकार चलाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए जिस तरीके की नसीहत दे डाली और ये भी समझाया कि अफसर अपने आप को जनता का सेवक समझे। अफसर अगर चाहेंगे तो ही सरकार चलेगी। अफसर भगवान नहीं होते, वो जनता की सेवा के लिए होते हैं। एक लंबा चौड़ा एक भाषण मुख्यमंत्री का आज हुआ, जिसमें जो केंद्र बिंदु थे वो उत्तर प्रदेश के नौकरशाह थे, उत्तर प्रदेश के अफसर थे, जिनको योगी जी लगातार नसीहत दे रहे थे। आज हम इस चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश पर जो आरोप लगते रहे कि नौकरशाही यहाँ पर हावी रही, तो इस बात से, इस आरोप से या इस तथ्य से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कानून व्यवस्था को लेकर के जब मायावती की सरकार थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे विक्रम सिंह साहब और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी मिसाल भी कायम की थी। विक्रम सिंह साहब, पहला सवाल आपसे यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में वास्तव में नौकरशाही हमेशा से हावी रही है? मानस जी नमस्कार। ये एक भ्रम की स्थिति है। नौकरशाह चाह करके भी कभी हावी नहीं हो सकता है। अनुशासनहीनता दिखाने का प्रयास कर सकता है, उदंडता दिखाने का प्रयास कर सकता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपके सामने एक बहुत ही घृणित उदाहरण है मानिक लाल पाटीदार, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा का। जो बातें प्रकाश में आ रही हैं, पहले ये कहा जाता था कि आईएएस आईपीएस अफसर, उनके बारे में भ्रष्टाचार सोचना भी पाप है। जनता के लिए ये छूट थी, मिलने का समय पहले लिख देते थे 11 से 1 उसको हटा दिया जाता था कि जनता के ही टैक्स से आपकी तनख्वाहें आती हैं, आप जनता की सेवा के लिए ही आप सेवा में आए हैं, ये आपका अहोभाग्य है। तो ये लिख देना कि 11 से 1 जनता से मिलने का समय है या 3 से 5, इसका कोई औचित्य नहीं। सीयूजी आपको इसलिए दिए गए थे कि आप फोन मिलाएं तो अधिकारी स्वयं उठाए, न कि आपका चपरासी या आपका पीआरओ। इस पैमाने पर अगर आप देखें, कुछ प्रमाद अधिकारियों की तरफ से है कि उनके सीयूजी, उनके पीआरओ अथवा चपरासी उठाते हैं। जनता से मिलना ऐसा होता है कि अगर आप, सामान्यतः नहीं कर रहा हूं, 99% मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ अधिकारी आज भी अगर उनसे मिलना हो तो नारायण के दर्शन शायद ज्यादा सहज और सरल होंगे बनिस्बत इसके उन अधिकारियों से। तो आदरणीय योगी जी ने जो दिशा निर्देश दिया है वो प्रासंगिक है, सामयिक है और उसकी आवश्यकता है। और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेज में हम सब अधिकारियों को ये शिक्षा दी जाती रही है कि आप भूल न जाएं, आप सेवक हैं, शासक नहीं है। क्योंकि अहंकार को पुष्ट करने के लिए पूरे वातावरण ऐसी एक हवा चलती है जो कह देते कि हुजूर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ये तकिया कलाम हो गया है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हुजूर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं, हुजूर वही करेंगे, श्रीमान वही करेंगे जहां कानून आपको अनुमति दे, वो सब नहीं कर सकते हैं। हुजूर तो रहता है। और इस तरीके के चाटुकार लोगों से जब गिरता है, कालांतर में 5 साल में समझ लेते कि हुजूर वाकई सब कुछ कर सकते हैं, हुजूर वाकई राजा है ना, हुजूर राजा नहीं है ना, हुजूर सब कुछ कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश मैं मानकर स्वागत करता हूं और प्रत्येक अधिकारी कहता हूं कि एक इम्तिहान पास करने से आपको ये स्वर्णिम अवसर मिला है कि इस गरीब देश की गरीब जनता करने का आपको अवसर है। और फिर एक इकलौता एक अवसर है कि आपको कर्मयोगी बनने की तनख्वाह मिलेगी, आपको इबादत और पूजा करने की तनख्वाह मिलेगी, इसमें प्रमाद न करें। विक्रम सिंह साहब, लेकिन हमने पिछली सरकारों में देखा, चाहे मायावती की सरकार हो, वो अफसरों के चश्मे से देखती रही, आम जनता के बीच जा नहीं पाई। जिस तरीके से अफसरों ने दिखाया वो उतना ही देखा, उतना ही समझा, नतीजा यह हुआ कि उनकी सरकार चली गई।
कुछ ऐसा ही भ्रमजाल अफसरों ने अखिलेश सरकार के सामने भी फैलाया। आखिरी समय तक उनको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते रहे, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाए नेता, और ये कहा गया कि अफसर इसमें बहुत बड़ी रुकावट थे। अफसरों के चश्मे से देखते रहे अखिलेश, जनता की नब्ज टटोल नहीं पाए, और आखिरकार उनकी भी सरकार चली गई। तो क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि जो पंचम तल जिसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग पंचम तल कहते हैं, जहां पर तमाम बड़े प्रशासनिक अफसर बैठते हैं, ये माना जाता है कि तमाम जो मुख्यमंत्री रहे वो उस पंचम तल से ही उनका सब कुछ चलता रहा, उसी के नजरिए से देखते रहे, और यही वजह रही कि जनता से जो कनेक्ट होना चाहिए था वो नेताओं का या सरकार का नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनकी सरकारें तक चली गई। जी बहुत सही आपका निष्कर्ष है। अधिकारी होता है सही परामर्श देना, मार्गदर्शन करना तो नहीं, लेकिन परामर्श देना, वस्तुस्थिति से अवगत करा देना। डीजी इंटेलिजेंस और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराते रहे हैं। जब तक नेतागण ग्राउंड रियलिटी से भिज्ञ रहे, जनता से सीधा संवाद रहा, हर तरफ सर्वत्र मंगल ही मंगल रहा। और जिस समय जनता से कट ऑफ होने के बाद मानस जी केवल अधिकारियों के ही देखा बकौल आपके, ये एक अर्ध सत्य है। तो ये मान के चलिए जो पंचम तत्व था उसने उस नेतृत्व को पंचतत्व में विलीन भी करवा दिया। मैं समझता हूं कि आवश्यकता भी है, अनिवार्यता भी है कि जनता के साथ उनके दुख दर्द में सम्मिलित हो, उसको समझे, उनकी नब्ज पे हाथ रखें। नहीं करेंगे तो कम से कम ये मान के चलिए कि आपका भविष्य वही होगा जिन्होंने अपने को जनता से दूर रखा, उनका भविष्य कोई बहुत उज्जवल नहीं दिखाई पड़ा। और ये बात राजनेताओं पे भी नहीं मानस जी, ये अधिकारियों के ऊपर लागू होती है कि जो केवल अपने पेशकार और स्टेनो और अपने गिने चुने चाटुकारों के बीच में घिरे रहते हैं, वो भी बहुत लोकप्रिय, और जनता उनका सम्मान नहीं करती है मानस जी। लेकिन विक्रम सिंह साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में, और हम कहें 2 से ढाई दशक का जो ये पीरियड है, इसमें देखा कि तबादले जिस तरीके से होते हैं, जो अफसर खास होते हैं सरकार के, उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती है, भले ही वो उतने काबिल हो या ना हो। ये भी आरोप लगाया गया कि तबादला एक तरीके का उत्तर प्रदेश में उद्योग की तरह पनपा, और उसने अफसरशाही की पूरी चाल बिगाड़ दी। मन चाही पोस्टिंग मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद उनको कोई अच्छा स्थान, कोई अच्छा पद मिल जाए, इस लालच में वो वैसा ही काम करते रहे जैसा सरकारें कहती रही, या उनके विभाग के मंत्री या जो बड़े जो नेता थे वो कहते रहे, उनके हिसाब से वो चलते रहे। जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है एक अफसर की, जिसमें कई बार उसको अपने सत्ता में बैठे हुए हाकिमों को भी उनको ना करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, वो एक तरीके से परंपरा ही खत्म हो गई। और एक तरीके से कहा जाए कि नौकरशाही और सरकारी जो व्यवस्था है, जो राजनीति है, वो एक दूसरे के पूरक बन गए और एक दूसरे की पीठ खुजलाने लगे। मानस जी देखिए, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे लोग भी होते हैं। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि हमारी राजनीति में अधिकांश लोग अच्छे हैं, हमारे अफसरशाहों में अधिकांश लोग अच्छे हैं, लेकिन ये कह दें कि यहाँ पर सब लोग दूध के धुले नहीं है। अपने से ही प्रश्न चिन्ह लगता है। कुछ अयोग्य अधिकारी वहां पूर्ण पदों में पहुंच जाते हैं जिनका वहां पहुंचने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जीवन पर्यंत इस बात से परहेज किया, नौकरी में थे तब और रिटायरमेंट के बाद भी राजनीतिक मित्रों से बहुत प्रणाम और सम्मान के साथ दूरी बना रखी, और कभी किसी राजनेता के घर नहीं गए। और जो परिवार में लोग राजनीति में थे उनसे भी विनम्रता के साथ निवेदन कर दिया कि जब तक मैं सेवा में हूं इतनी कृपा कर दें कि पधारने की कृपा न करें, फोन कर लिया करें। जो कानूनी मदद हो सकती है वो जरूर, और गैर कानूनी काम आप जानते हैं करना तो छोड़ दें, देखते भी नहीं उस तरफ। एक चीज लेकिन मानस जी ये कह देना आसान है, दिखाई ये पड़ रहा है कि इससे बहुत लाभ है। और जो यूपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पोजीशन थी वो सब मुझे मिली किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना, किसी राजनीतिक मेरे नहीं जिससे कि हाथ पर चलाने के, किसी मेरा कोई राजनीतिक आका नहीं, रिटायरमेंट के बाद कोई सवाल ही लेने का। लेकिन आपने जो ये कहा ये भी एक कट सत्य है। शायद अगर आप लोगों की गुड बुक्स में है तो आपको महत्वपूर्ण पद मिलेगा, अगर गुड बुक्स में नहीं है तो महत्वपूर्ण कदाचित पद आपको नहीं मिलेगा। और एक ब्रांडिंग हो जाती है, आप इस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। अब मैं कहां पैदा हूं ये मेरे ऊपर तो लिखा नहीं कि मैं कहां पैदा होऊंगा, मैं तो आईएएस या आईपीएस हूं, तो ये मेरा सरनेम क्या है इसके ऊपर आप निर्धारित करने निर्णय लेने की मेरा सरनेम ये है इसलिए मैं इस हो गया। ये भी एक फॉल्ट लाइन है जिसको आपको करेक्ट करना है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं,
कृपया हमारे सरनेम के आधार पर यह निर्णय न ले कि मैं किस राजनीतिक दल में हूं। और अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है, विभागीय कार्रवाई करके कार्रवाई करें। मानिक लाल पाटीदार के केस में बहुत विलंब से कार्रवाई हुई, एसपी उन्नाव के ऊपर बड़े विलंब से कार्रवाई हुई, हाथरस में बड़े विलंब से कार्रवाई हुई। प्रशासनिक कार्य की चोट की तरह तक नहीं मिली तो फिर उसके बहाने समाप्त होते। मानस जी, मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे कहीं अन्यत्र जाना है, आज्ञा मैं प्रस्थान करना चाहूंगा। धन्यवाद विक्रम सिंह साहब, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवा दें। हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता और अनिल दुबे जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। राघवेंद्र जी, ये आरोप लगता रहा है कि अफसरशाही का हमेशा से दुरुपयोग किया गया और अफसरशाही ने ही पिछली तमाम सरकारों को सत्ता से बाहर किया। उत्तर प्रदेश में ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि अफसरशाही सरकारें चलाती रही है और उनके इशारों पर सरकारें काम करती रही है। तो योगी जी किस तरीके का बदलाव लाने की कवायद कर रहे हैं और आज का जो उनका ये बयान था, जो जिस वक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे कि अफसर अपने आप को भगवान ना समझे, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्या लगता है कि अफसरशाही में ये बदलाव संभव है? नहीं, देखिए मानस जी, जब 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, अगर इसको हम उत्तर प्रदेश को दो भाग में बांटते हैं, निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था में हमें आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता थी, जिस तरीके से गुंडा राज था, जिस तरीके से भाई भतीजावाद था, जिस तरीके से उठाई गिरी चलती थी, 2017 के बाद हम लोगों की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, और अगर हम अराजकता विषय को जोड़ लें, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम शुरू किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज की तारीख में आमूलचूल हमें परिवर्तन नजर आता है। हमको नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को परिवर्तन नजर आता है। हम लोग जो है, देखिए, बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। योगी जी ने आज जो कहा, निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक गतिशील और जवाबदेही में बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं सभी अधिकारी अपने तय समय पर कार्यालय में आए, जनता से मिले, उनकी समस्याओं का निराकरण करें और उनकी जवाबदेही तय हो। उन्होंने एक बैठक की जिसमें उन्होंने यह संदेश देकर कहा, बैठक के लिए बैठक मत करिए, उसको परिणाम तक पहुंचाइए। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से केंद्र की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। और प्रशासनिक व्यवस्था हमारी सरकार के बिल्कुल ही अंकुश में है और प्रशासन के इशारे पर हम लोग नहीं चलते हैं। राजनीतिक दल, हम लोग जिस तरीके से आदेशित करते हैं, प्रशासन पूरा उसी तरीके से। देखिए, बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज कहा, उसी को लेकर के कहा कि आप लोग अफसर हैं, अपने आप को अधिकारी मत, बड़ा कोई ईश्वर की तरह मत समझिएगा, आप अपने आप को कर्मचारी समझिए और आप एक जिस तरीके से जवाबदेही दे सके, जनता को जवाबदेही दीजिएगा। मनोज यादव जी, उमाशंकर पांडे जी के पास जाए इससे पहले सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी। ये कहा जाता था उस समय कि जब आपकी सरकार बनी और मायावती की सरकार जिस वक्त उनका वो जा रही थी और ये कि अब उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन देखा ये गया कि जब आपकी सरकार थी तो भी पंचायत स्तर पे कुछ खास अधिकारी बैठा करते थे जो पूरी सरकार को अपने हिसाब से ऑपरेट किया करते थे और ये कहा जाने लगा कि मायावती की तरह ही अखिलेश यादव की भी सरकार अफसरों के हाथ में अफसरशाही जैसा चाह रही है वैसा चला रही है। देखिए मानस जी, हर सरकार में अधिकारियों का और मुख्यमंत्री का कार्य करने का और आपस में संवाद करने का तरीका लगभग अलग रहा है। इस बात में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है और ना मैं अंतर मानता हूं कि एक सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन जो रहा अधिकारियों का, वो दूसरी सरकार के साथ रहा या तीसरी सरकार के साथ वैसा रहा। समाजवादी पार्टी विकास परत राजनीति कर रही थी, तो अफसरों से ही काम करवाना था, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उन्हीं अफसरों से काम लेना था, उन्हीं अफसरों की देखरेख में सारे काम होने थे। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अफसरों से मित्र भाव का
एक संदेश रखा और एक व्यवहार किया और उस तरह से काम किया जैसे एक। मनोज जी, आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि एक अफसर जो पंचम तल पे तैनात था, उसके चक्कर में ही चाचा भतीजे में विवाद हुआ जो आगे तक इतना बढ़ता चला गया। देखिए वो मानस जी अलग विषय है, अगर उस विषय पे भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आप एक बड़े प्रोस्पेक्ट पे सवाल पूछे। अफसरशाही कितनी प्रभावी हो गई है कि वो सत्ता में बैठी पार्टी के परिवार तक में उसका दखल हो जाता है। देखिए, मैं अपने ही पक्ष से शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता तो 3 छलांग लांग के सीधे सरकार पे आ जाता और उधारना शुरू कर देता धज्जियां, लेकिन मैं अपनी सरकार से बात शुरू कर रहा हूं। निश्चय ही अखिलेश जी ने जो एक वातावरण डेवलप किया था, वो हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि अफसरों के साथ मेरा इस तरह का हमेशा व्यवहार रहा कि वो एक फैमिली की तरह काम करे और तेज गति से डेवलपमेंट का काम करे, क्योंकि किसी भी अफसर के साथ हम झगड़ा करके या उसको डांट के या बहुत प्रेशराइज करके या उसको पनिशमेंट करके हम बहुत काम नहीं करा सकते। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी अफसरों को लेके। मायावती जी का कार्यकाल में क्या था उससे मेरा बहुत ज्यादा सरोकार नहीं, वो बीती हुई बात है। मौजूदा सरकार और हमारी सरकार में एक डिफरेंट देखने को मिला कि अफसरों को किस तरीके से काम करना है ये योगी आदित्यनाथ ने सिखा दिया, इसमें दो राय नहीं, और बहुत अच्छे से सिखाया। लेकिन कुछ लिबरल भी हुए, लिबरल वहां हुए जहां पे सरकार को अपने पक्ष में काम करवाना था। हर अफसर को स्टार्टिंग दौर में आप देख रहे हैं ना कि कैसे 10 बजे आना और बिल्कुल बिल्कुल एक नया प्लान पूरा सेट किया योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन बात को बिल्कुल एक रूटीन उसमें चलाया, ऐसा रूटीन जो शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला हो। इसके पीछे बड़ी कहानियां हैं। आप याद करिए 2019 का जब लोकसभा का चुनाव होता है, मतलब अफसर और सरकार के बीच कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इसका इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता है भारतीय राजनीति में। 2019 का लोकसभा का चुनाव होता है और जब भी चुनाव आयोग ये चुनाव कराता है, कोई भी चुनाव, तो आपको बता दें बहुतेरे ट्रांसफर होते हैं, यानी कि जो सरकार के पसंद के अधिकारी बैठे होते हैं एसपी और डीएम के रूप में, आईजी डीआईजी के रूप में, उन पे अगर विपक्ष कोई भी ऑब्जेक्शन करता है तो उसका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको उस पद से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन आपको बताऊं, इतिहास है, रिकॉर्ड है, कभी भी ये कहीं आप कोट कर सकते हैं, एक सिंगल ट्रांसफर नहीं होता 2019 में। कितना गजब का आपस में एक संबंध बनता है अधिकारी और सरकार का। उसी चीज को लगातार आपस में लगाते लगाते इस हद तक ये सरकार पहुंची है। अफसरों की वजह से सरकार का कुछ नुकसान भी हुआ है और लेकिन फायदे बहुत हुए। किसी की आवाज इसमें आ रही है, किसी की आवाज बहुत आ रही है। मानस जी, किसी की आवाज ज्यादा आ रही है, प्लीज पीसीआर जरा चेक करें, अगर किसी के आसपास कोई आवाज आ रही है तो उसको मना कर दें, इसको या बंद कर दें प्लीज। मनोज जी, आप कंटिन्यू करिए। जी, मैं ये कह रहा था कि इस सरकार ने अधिकारियों का बेहतर इस्तेमाल किया है और वो भी इस्तेमाल किया है गलत कार्यों के लिए। आपको कई घटनाओं का मैं जिक्र कर सकता हूं कि कैसे आईपीएस लॉबी ने क्या क्या किया। पाटीदार जी का अभी उदाहरण दिया, हाथरस की घटना का उदाहरण दिया, कानपुर की घटना, उन्नाव की घटना का उदाहरण दिया, सब अभी पूर्व डीजीपी कह के गए हैं इसी चैनल पे। तो वो एक गुड कोऑर्डिनेशन है सरकार और अधिकारियों के बीच में। तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, यही वाला इस वक्त मौजूदा उत्तर प्रदेश में व्यवस्था चल रही है। चलिए उमाशंकर पांडे जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में कोई बदलाव हो सकता है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल भी उन्होंने एक नजीर पेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि अब कैबिनेट की बैठक में मंत्री एजेंडा रखेंगे, अफसरों की जरूरत नहीं अफसर एजेंडा ना रखे। तो इस तरीके से ये दिखाने की या ये एक नई व्यवस्था कायम करने की कोशिश की कि अफसर जो है वो जो सरकार में जो चुन के लोग आए हुए हैं, जो मंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनको आगे लीड करना चाहिए, ना कि अफसरों को। तो अफसरों को उन्होंने एक तरीके से पीछे रखने की कोशिश की। आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव हो सकता है? उत्तर प्रदेश की नौकरशाही एक नई दिशा की तरफ जा रही है जहां पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो, ना कि अफसरशाही का। कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? सरकार सिर्फ बातों की सरकार है, ये जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ही आप याद करिए
ये प्रदेश पहली बार 1 महीने डीजीपी विहीन रहा था। उत्तर प्रदेश में कोई डीजीपी नहीं था क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और पीएमओ के बीच ओपी सिंह जी को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो अगर, और ओपी सिंह की खासियत सिर्फ इतनी थी कि वो मुख्यमंत्री जी के सजातीय थे, बाकी जब उनका कार्यकाल हुआ तो हम लोगों ने देखा कि कितनी अराजकता उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में दिखाई। एक बात। दूसरी बात, इस सरकार का, यानी कि योगी जी की सरकार का अधिकारियों पर से सिर्फ एक वादा है कि मेरे साथ रहो, मेरे हिसाब से चलो, तो काम करोगे, नहीं तो निकाल के बाहर कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, प्रताड़ित करूंगा, टार्चर करूंगा, लोअर पोस्टिंग दूंगा। ये योगी सरकार का मूल मंत्र है। और मैं आपको बताऊं, रेणुका कुमार जी, अगर मानस जी आपको याद है, देवरिया का जब शेल्टर हाउस कांड हुआ था, जिसमें तमाम शरणार्थी लड़कियों के साथ अनैतिक कृत्य हो रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने रेणुका कुमार जी को हेलीकॉप्टर से देवरिया भेजा था और 2 घंटे में वो जांच करके वापस आके सरकार के मनमाफिक रिपोर्ट दे दिया था और लीपा पोती हो गई। आज तक कोई नहीं बचा। बाद में उसी रेणुका कुमार को बीआरएस लेना पड़ा। यानी कि जब तक आप इस सरकार के हिसाब से चलेंगे, सरकार आपको पूरा संरक्षण देगी। सरकार के खिलाफ जाएंगे तो रेणुका कुमार, जूथिका पाटड़कर, रिगजिन संफियाल, ऐसे तमाम, विकास गोठवाल, ये तमाम अधिकारियों के नाम है जिनको इसी सरकार में बीआरएस लेने को मजबूर होना पड़ा। आईएएस की नौकरी कितनी मुश्किल से मिलता है मानस जी, ये हम सब जानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के 1 साल में 5 अधिकारियों को योगी सरकार से त्रस्त होकर बीआरएस लेना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। और अगर आप जो अभी डीजीपी साहब कह रहे थे, मणिलाल पाटीदार जैसे अधिकारी हैं, गुजरात से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो आपको पूरा संरक्षण मिलेगा। कितने साल तक मणिलाल पाटीदार को इस सरकार ने बचाया, और जबकि अपराध जघन्य था। इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का वो गुनाहगार, और ये सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। 2 साल 3 साल तक वो मस्ती करता रहा। ये इस सरकार का असली चेहरा है। इसके अलावा आप याद करिए, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, बेड और हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, लेकिन योगी सरकार के चुनिंदा 11 अधिकारियों ने जो 11 टीम 11 बनी थी, उसमें एक भी चिकित्सक को नहीं आने दिया था। उसका नतीजा क्या हुआ कि लोग मरते रहे। बाद में योगी जी को लंबे समय बाद जब उनकी आलोचना होने लगी, टीवी मीडिया में डिबेट होने लगे कि योगी जी के टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं है, तब जाके वो टीम में डॉक्टरों को शामिल किया गया। ये तो इस सरकार का जो है वो चेहरा है। और निहारिका सिंह को याद करिए, 600 करोड़ का, मानस जी, 600 करोड़ का अनी बुलियन का कार्ड चल रहा उत्तर प्रदेश का। एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन क्या निहारिका सिंह पर कोई कार्रवाई हो रही है? कौन उनको बचा रहा है? कौन निहारिका सिंह को बर्खास्त होने से या सस्पेंड होने से या जेल जाने से कौन बचा रहा है? आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी को, आईएफएस रैंक के अधिकारी को कौन बचा सकता है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बहुत गंभीर बात है, ब्रजेश पाठक जी, जो कितना छापा मारते रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटोशॉप करते हैं, उनको उनके विभाग के एक अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने उन्हीं के विभाग के चिकित्सकों का ट्रांसफर कर दिया उल जलूल, और खुद उप मुख्यमंत्री को नहीं पता। उनको कहना पड़ा मुझे पता ही नहीं कैसे इनके स्थानांतरण हो गए चिकित्सकों के। चिकित्सक जो है धरने पर बैठ गए, आंदोलन करने लगे। तो ये एक तरफा जो सेंट्रलाइज्ड पावर अधिकारियों को नियंत्रित करके उत्तर प्रदेश में लोगों का दमन कर रही है, विपक्ष के लोगों का दमन कर रही है, तमाम जनता के मुद्दों पर अधिकारियों के द्वारा बैन लगवा रही है, वो निश्चित रूप से गंभीर है। वरना प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बने रहते, जो हाथरस के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कोई बलात्कार नहीं हुआ है। इस बात की गंभीरता को समझना है, और हकीकत यही है, अवनीश अवस्थी अगर रिटायर हो जाते हैं
तो वो उनको फिर ला दिया जाता है, क्योंकि ये लोग योगी जी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक सरकार चलाने के जिम्मेदार है, और यही इस सरकार का असली चेहरा है। अगर आप सच बोलोगे, सरकार के विपरीत बोलोगे, मारे जाओगे, जेल जाओगे, हथकड़ी लगा के जेल भेज दिए जाओगे, फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे। फिर चाहे आप पत्रकार हो, चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, समाज सेवी हो, अधिकारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव जी, शंकर पांडे जी, अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, लंबे समय से आपका भी राजनीतिक करियर रहा है, अनुभव रहा है, आप खुद भी कई सरकारों में शामिल रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर तो बदली अब, इससे शायद आप इनकार ना कर पाए। जो दौर हमने मायावती की सरकार में या अखिलेश जी की सरकार में हम लोगों ने जो देखा कि अधिकारी जूते साफ कर रहे हैं, अधिकारी दौड़ दौड़ करके पैर छू रहे हैं, ये कहना पड़ता था ऑन स्क्रीन आकर के कि अधिकारियों का आचरण कैसा हो गया है, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है या किसी मुख्यमंत्री या उसके परिवार से जुड़े हुए लोगों के प्रति जिनके जूते साफ किए जा रहे हैं, जिनके दौड़ दौड़ के ऑन कैमरा पैर छुए जा रहे हैं। ये तस्वीर तो अब नहीं नजर आती है ना अनिल दुबे जी? जी मानव जी, क्या मुझसे सवाल है? जी आप ही से पूछ रहा था मैं सवाल। ये आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है। अनिल दुबे जी, मैं ये कह रहा था कि जो तस्वीरें हम देखते रहे पहले मायावती की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में, कि अधिकारी ऑन कैमरा जूते साफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के अधिकारी ऑन कैमरा दौड़ दौड़ के पैर छू रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे पैरों में लेटे जा रहे हैं, ये तस्वीरें तो अब नजर नहीं आती है ना, तो कुछ तो बदलाव हुआ होगा। नहीं, देखिए, अखिलेश जी की सरकार में दूसरी स्थिति थी। अखिलेश जी की सरकार में अधिकारी टेलीफोन उठाते थे, बात को सुनते थे। बसपा के राज में अधिकारियों की मौज थी, और इस समय जो ये सरकार है इसमें अधिकारी टेलीफोन ही नहीं उठाते। आप टेलीफोन मिलाते रहिए, किसी जन समस्या को लेकर के आप बात करना चाहते हैं, आप 10-10 दफे टेलीफोन मिलाने का काम करिए, कोई अधिकारी आपका टेलीफोन नहीं उठाएगा, और 3 दिन बाद अगर जवाब भी देगा तो कहेगा हम किसी मीटिंग में व्यस्त थे, हम आपसे बात नहीं कर पाए। समस्या आज है, और 3 दिन बाद वो अधिकारी जवाब दे रहा है कि दुबे जी आपका फोन आया था, हम मीटिंग में व्यस्त थे, हम बात आपसे नहीं कर पाए। देखिए, योगी जी नए अफसरों को नसीहत देने का काम कर रहे हैं। वो नए अफसरों से कह रहे हैं कि आप अधिकारी बन के काम ना करिए, जमीन पर करने की बात करें। लेकिन उनके जो और अधिकारी हैं, आप देखिए, सरकार ने आरटीई की तहत बच्चों के, गरीब बच्चों के एडमिशन की एक नियम बना रखा है कि सभी स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन होंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत कोई भी एडमिशन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, उसके श्री जगदीश गांधी जी उसके संस्थापक हैं, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे हैं, और लखनऊ का प्रशासन उनसे कोई एडमिशन नहीं करा पा रहा। ये आपकी नीतियां हैं, ये आपके अधिकारी हैं जो आपकी के जो सरकार के आदेश है उनको क्रियान्वयन नहीं करा। मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं कि 4 वर्षों से गोंडा में एक जगह है रामनगर करह, वहां पे लोग रास्ते के लिए प्रशासन को रोज दरखास्त देते हैं, लेकिन वहां के प्रशासन ने उस गांव के लोगों को 1 किलोमीटर दूर जाकर के निकलना पड़ता है, लेकिन प्रशासन ने वहां का रास्ता खुलवाने का काम नहीं किया। अगर वहां के अधिकारियों को टेलीफोन करो, कोई टेलीफोन नहीं उठाता। ऐसी शिकायतें हैं। वो लोग जो है, ये आप नए अफसरों को नसीहत दे रहे हो, जिनको आपने तैनात कर रखा, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको आप नसीहत देने का काम करिए। तहसीलों में फरियादियों को दौड़ाया जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारी बात नहीं सुन रहे, सरकार जमाखोरी पर लगाम नहीं लगा रही है। आप कह रहे हो हम 70 रुपए में टमाटर बेचेंगे, कहीं टमाटर मौजूद नहीं है। तो आपके अधिकारी जो है, आप जो कह रहे हो उसका क्रियान्वयन तो कहीं नहीं हो रहा है। कोई अधिकारी, जो अधिकारी है वो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके बताते हैं कि हम सब बहुत सक्रिय हैं, उनके सामने आप सक्रिय होने का काम करते हो, लेकिन जनता को कहीं कोई सुविधाएं देने का काम नहीं कर रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उसको ये देखने का भी काम करें कि उनके जो अधिकारी हैं वो किस बात को करने का काम कर रहे हैं।
वो जनता के साथ जो है हल करने का काम कर रहे हैं। जनता को कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये नसीहत कागजों पर देने से कुछ नहीं होने वाला है। और पहले की सरकार में जो पहले की सरकारें थी, मुझे नहीं लगता, ठीक है आपने जो बातें कही कि किस सरकार में कौन क्या कर रहा था, लेकिन इस सरकार में भी केवल बात अच्छी हो रही है, केवल भाषण अच्छे दिए जा रहे हैं, केवल घोषणाएं अच्छी हो रही हैं, लेकिन उनको धरातल पर कहीं कुछ होने नहीं हो नहीं रहा है। लखनऊ में एक बरसात हो जाती है, सारी सड़कें, जो ये एलडीए की कॉलोनियां हैं, नगर निगमों को जहां पे है, यहाँ पे सड़कें भर जाती है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। एक बरसात में जब लखनऊ का, राजधानी का ये हाल है, तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। कि आपने कहा कि हम किसानों को, गन्ना किसानों का उनका मूल्य सब दिला देंगे, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? किसान को तो अपनी दवाई के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। आज के अधिकारियों ने किस मिल पर कार्रवाई? बिल्कुल ठीक बात है। अधिकारियों को समझना पड़ेगा जी, बेहद जरूरी है। और ऐसा नहीं कि किसी सरकार ने इस दिशा में प्रयास नहीं किया। कौन कितना सफल हो पाया, कौन कितना असफल रहा, इसका विश्लेषण जनता ने किया। इसीलिए जो आज नए लोग सरकार में और पुराने लोग सरकार से बाहर रह रहे हैं। मैं आपको अधिकारियों का बता दूं, यही लखनऊ में मानक नगर में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे लड़के को पुलिस के लोगों ने मारा पीटा। अगर उसका कोई आईपीएस दोस्त था, उसने अगर हस्तक्षेप न किया होता तो उस लड़के का कैरियर तबाह हो जाता। उसको ये डकैती में, अन्य अपराधों में उसे जेल भेजने का काम करते। ये राजधानी का ये हाल है। अफसरशाही पर लगाम बहुत जरूरी है। और राघवेंद्र द्विवेदी जी, सवाल अब आपसे है कि जिस तरीके से हमने देखा पिछले 1.5-2 दशक में कि अफसरशाही रिटायरमेंट के बाद अच्छे पदों के लालच में, नौकरी में रहते हुए मलाईदार पोस्टिंग पाने के लालच में जिस तरीके से सरकारों के सामने बिछ गई, अफसर तो बने रहे लेकिन सरकारें जाती रही उनके कारनामों की वजह से। आप मानते हैं जिम्मेदार उन अफसरों को? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से सरकार चलाता है, चाहे पवन जी का सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव जी का सरकार रहा हो, या इस समय माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका सरकार रहा हो। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और अपने हिसाब से सब लोग मेंटेन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस सरकार में अधिकारियों को कुछ ज्यादा ही छूट दिया गया है। इसके जो पिछली सरकारें थी उनमें अधिकारियों को उतना छूट नहीं था। इस सरकार में आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि मैं सेवा के बाद निकलूंगा तो मैं सांसद बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, या उनका किसी न किसी तरफ भाजपा की तरफ रुझान है। पिछली सरकारों की बात करें तो पिछली सरकारों में इस तरह का नहीं हुआ करता था। तो उनको जैसा था कि हम रिटायरमेंट के बाद इस पार्टी में जाएंगे या क्या करेंगे। कोई भी सरकार अधिकारी ही चलाते हैं। आईएएस, आईपीएस जो भी अधिकारी है वो सरकार की जो भी व्यवस्था है वो जनता तक पहुंचाने का काम करता है। अब उसमें दिक्कत यह है कि अधिकारी समय से बैठता है, 10 से 12 फोन उठाता है, थाने पे कितनी उसकी सुनवाई होती है, तहसील पे कितनी सुनवाई होती है, क्योंकि जो सरकार की किरकिरी होती है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा ही होती है। क्योंकि जनता डायरेक्ट मुख्यमंत्री से नहीं जुड़ पाता है, डायरेक्ट मंत्री से नहीं जुड़ पाता है। वो किसी न किसी माध्यम से जो सरकार के अधिकारी है, थाने लेवल से लेके, गांव के लेखपाल से लेके, तहसील के एसडीएम से लेके जिले के डीएम तक, वो उनको अपनी समस्या किससे अवगत कराता है। अगर इस बीच में कोई उलझन आती है तो फिर वो सरकार का विरोध करता है, सरकार का बगावत करता है, सरकार का दुष्प्रचार करता है। इस मामले में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ कड़े कदम उठाते हैं। वो चाहते हैं कि जनता का जो भी प्रश्न है, जो भी उसका सवाल है, उसका उत्तर दे। समय से कार्यालय में अधिकारी बैठे, समय से फोन उठाए, और जो लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार की जो मंशा है, जिस मंशा पे सरकार बनी है, जो उनका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर ले जाके जनता के प्रति लगाए। जी, बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी मौजूद है। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से एक नई तरीके की परंपरा शुरू की आपकी सरकार ने, इससे आप ना इत्तेफाकी नहीं रखेंगे कि अफसरों का एक आकर्षण आपने पैदा किया राजनीति में। इनकी सरकार में भी अफसर एडजस्ट हुए, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी। और आप देख रहे हैं कि चाहे सेवा विस्तार देने का मामला हो,
रिटायरमेंट के बाद उनको उनके लिए कोई पद का सृजन करके उस पर बैठाने का मामला हो, तो एक आकर्षण अफसरों में पैदा हुआ है कि जब तक हम सरकार के साथ अच्छा करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमारी पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, कहीं ना कहीं सरकार हमको एडजस्ट कर लेगी। तो ये जो एक लालच मन में पैदा हुआ, उससे भी अफसरशाही को बहुत बढ़ावा मिला। वो हकीकत दिखाना नहीं चाहते, गुमराह करते रहते सरकार को। और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, राघवेंद्र जी, प्लीज एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको। राज्यसभा सांसद है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कल मेरठ में जिस तरीके से बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, उनको थाने जाना पड़ा, थाने जाकर उनको फटकारना पड़ा और चेतावनी देनी पड़ी कि अब तक बीजेपी के 7 ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस उत्पीड़न कर चुकी है, और उन्होंने कहा कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। नहीं मानस जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है। हम लोगों ने अधिकारियों के हाथ पैर नहीं बांधे हुए मानस जी। 90% अधिकारी बेहतर तरीके से काम करते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिसके वो उसका बेजा इस्तेमाल भी करते हैं। मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है, लेकिन क्या इसके चलते क्या अधिकारियों के सभी के हाथ पैर बांध दिए जाए? मुझे याद है जिस समय एक बार अतीक अहमद क्या पुलिस ने दबिश दी थी, मानस जी याद होगा। 12 पुलिस अधिकारी, 12 पुलिस कांस्टेबल, एक दरोगा उनके दबिश दी थी और अतीक अहमद ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सरकार ने जब उसमें बीच में दखलंदाजी की तो उनको छोड़ा गया। महाराज जी, कैसी कानून व्यवस्था थी? जिस तरीके से ये लोग सरकार चलाते थे, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। अब ये लोग आरोप लगाते हैं, लगाने दीजिए। ये अच्छे प्रश्न ये है, अगर ये इतने ही बेहतर थे, इतने ही अच्छे थे, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी थी, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी, तो ये लोग ये गति क्यों हुई है? निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो होता है, मताधिकार ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। जनता ने इनको नकार दिया, कारण क्या था? अगर ये इतने बेहतर थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, इतना अच्छा विकास कर रहे थे, तो इन्हें आना चाहिए। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? आज की तारीख में समाजवादी पार्टी कहाँ है? अन्य राजनीतिक दल कहाँ है? निश्चित रूप से आरोप करते रहे। वो आप लोग जो है रचनात्मक विरोध करें, बात होने दीजिए, बात होने दीजिए भाई। अब तो अतीक अहमद की बात हुई है, आप लोग इतने बनबना गए, अभी और आने दीजिए। जिस तरीके से मैंने देखा था, दीजिए भाई, डिस्टर्ब मत करो। की जनता ने भली प्रकार से देखी है आप लोगों की कानून व्यवस्था। एटा की सड़कों पर इतने अपहरणकर्ता स्वच्छंद होते थे, प्राइस लिस्ट लगा रखी थी, मैंने देखा था स्वयं अपनी नजरों से। हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के लोग एक इंस्पेक्टर को जीप के बोनट में बांध करके घुमा रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह दिन भी देखे हैं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से घेरने का काम मत करिए। हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, मैं बात नहीं कह रहा हूँ। अरे बार अपने समय में बोला करिए भाई, करते बात कराइए इन लोगों को भाई, ऐसे बात नहीं होती है। राघवेंद्र जी, आप कंप्लीट करिए। अरे मानस जी, अभी आने दिए समाजवादी पार्टी के समय जिस तरीके से माफिया रास्ता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था। अधिकारी काम नहीं कर पाते थे, हाथ पैर बने रहते थे। जो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक कहता था उस तरीके से काम होता था। विधायक के सामने मुर्गा बन जाता था थानेदार। बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में भू माफिया, मॉडर्न माफिया, धर्म माफिया, इस तरीके न जाने कितने माफिया सक्रिय हुआ करते थे। पार्टी की सरकार में बता रहा हूँ, मैं कानपुर में बैठा हुआ, जिस तरीके से विद्यालयों की खिड़कियों पर खड़े होकर के नकल होती थी, उत्तर प्रदेश की जनता को वो भी याद है। जिस तरीके से खनन अनाजगत हुआ करता था, उत्तर प्रदेश की जनता को वो भी याद है। जिस तरीके से हम लोगों ने भू माफियाओं से 50,000 करोड़ की संपत्ति धुलाई। अरे और को तो छोड़िए महाराज जी, आजम खान नहर विभाग की जमीन घेरे हुए बैठे थे, गेस्ट हाउस बनाए हुए थे। किसको क्या कहा जाए भाई,
समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी। आप लोग हमको घेरने का काम मत करिए। एक सवाल मनोज यादव जी से ले लेते हैं। मनोज यादव जी, किसको ज्यादा बेहतर आप मानते थे? एक दौर ऐसा था कि नौकरशाही मायावती के सामने हाथ बांधे खड़ी रहती थी, उसकी बैठने तक की हिम्मत नहीं होती थी बड़े बड़े अफसरों की कि उनके सामने बैठ भी जाए। पीछे एक सरकार आपकी भी आई या अखिलेश यादव क्रिकेट खेल रहे ग्राउंड में अफसरों के साथ, और एक सरकार ये भी है कि ना हाथ बांधने की जरूरत है लेकिन आपके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, आप अफसर अपना काम करिए। ज्यादा बेहतर कौन है मनोज जी? आपका जो सवाल है मानस जी, वो तीनों सरकारों को विश्लेषित कर रहा है। एक सरकार थी मायावती जी की अधिकारी कुछ बोल नहीं सकते थे। एक सरकार ऐसी थी क्रिकेट भी साथ में अधिकारी और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ खेलते थे। वो मैंने कहा ना, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक पारिवारिक वातावरण, फैमिलियर वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता था, जिससे वो अफसर बेहतर परफॉर्मेंस कर सके उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, सुरक्षा व्यवस्था को डेवलप करने में और तमाम सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में। एक बात, अभी हमारे बीजेपी के काबिल साथी ने बड़े गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की। लव कुमार कोई आईपीएस हैं, उनके पूरे बंगले को घेर लिया था गुंडों ने, पता नहीं किस पार्टी के गुंडे थे, भागना पड़ा था, उनके परिवार को कैसे बचना पड़ा था, ये भी याद होना चाहिए। एक सांसद है बीजेपी के, हाँ एक सांसद है बीजेपी के कन्नौज के, पता नहीं किसको कूटे थे, अभी जल्दी ही अधिकारियों को कूटे थे कि पुलिस वालों को कूटे थे जाके, वो भी इनको याद करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में इस तरह के एक नहीं 1000 उदाहरण। लेकिन मैं इस बात पे नहीं चर्चा करना चाहता कि किसकी सरकार में कौन क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वो काम करें और बेहतर काम करें। मैंने जो डिबेट करने का तरीका जो अब तक रखा है वो काम के विषय में रखा है कि किस सरकार में अधिकारी किस तरह से काम कर सकते हैं। हमारी सरकार में एक्सप्रेस वे बनता है, यही अधिकारी बनाते, यही आईएएस बनाते, यही नवनीत से क्या नाम है उनका, सहगल साहब बनवाते हैं, पूरी मेहनत और शिद्दत से बनवाते हैं और बेहतरीन अटूट मजबूत एक्सप्रेस वे बनता है। वही अधिकारी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाते हैं, आज जब देखो तब गड्ढे हो जाते हैं उसमें। क्या काम का अंतर है, अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अंतर है, और किस सरकार के अधिकारी मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है, उनको क्या काम बेहतर पसंद है, किस तरीके का काम होना चाहिए, वो अफसर ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप के पूरी लिस्ट गिना सकता हूं, मैं अपने आप को राघवेंद्र सिंह से ज्यादा काबिल समझता हूं, लेकिन मुझे ये काबिलियत दिखा के उत्तर प्रदेश का कहीं डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा। मूल मुद्दे की बात यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और मौजूदा अफसरशाही दोनों चोली दामन की तरह काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, और अधिकारियों का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये काम बेहतर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और ये बात एक बड़े आईएएस ने मुझसे बताई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 का चुनाव चल रहा था, बरेली में मीटिंग थी, बरेली में प्रधानमंत्री मोदी ने डीएम से बोला, बदायूं के डीएम से, वहां पे डीएम साहब भी थे, कहा कि मुझे, ये बात मैं बिल्कुल तथ्य आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, उन्होंने डीएम बरेली से, बदायूं से कहा कि मुझे इस बार लोकसभा की सीट बदायूं की चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और बाय गॉड, ईश्वर की सौगंध, उस डीएम ने करके दिखाया, बदायूं की लोकसभा की सीट जिता के दी मोदी को। ये कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुख्यमंत्री पिछले सरकारों के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, पूर्व प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर पाए, ये करना पड़ेगा। ऐसा हो, एक मिनट रुक जाइए और सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बात कह रहे हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? क्यों अभी मैनपुरी का चुनाव नहीं पता है क्या? अभी मैनपुरी का चुनाव हुआ, किस तरह हुआ पता? राघवेंद्र सिंह कहाँ नहीं बोलना पसंद करता हूँ। हाँ, पीएम ने कहा, इसीलिए उस पीएम ने कहा, नहीं जानता
इसीलिए बातें कर रहे हैं भाई मानस जी। आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें मानस जी। मानस जी आपका इंटरप्ट करना बनता है, आप इंटरप्ट करें। तमीज से बात करो ना राघवेंद्र सिंह, 1 मिनट में उतार के रख दूंगा, इतना याद रखना। मुझसे तमीज से बात करना सीखो। बहुत ज्यादा ना सर पे थोड़े बाल बच्चे वो भी चले जाएंगे। हाँ अभी मेरा तो मैं लहजा पता नहीं है। हाँ खोपड़ी के जो बच्चे बाल है ना वो भी उड़। उमा शंकर जी, सवाल ये था कि राघवेंद्र जी, मैंने मनोज यादव जी को इसलिए म्यूट किया, देखिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा डिबेट में। उमा शंकर जी, सवाल ये था कि अफसरशाही को पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं, तो सवाल था, मूल मुद्दा उससे भटक गए कि एक करके हमने देखा कि बहन जी की सरकार थी, अफसर हाथ बांधे खड़े रहते थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, जो फरमान जारी हुआ उसका अक्षरशः पालन करना है। हालांकि आम जनता उसकी बहुत सराहना करती थी और अफसरों को थरथर कांपते हुए देख करके बहुत तालियां बजाती थी, और ये भी बात सही थी कि अगर एक फरमान जारी होता था तो काम होता था। अफसर की हैसियत नहीं कि वो उस काम को मना कर दिया, उसमें लापरवाही कर दे। एक सरकार हमने अखिलेश की भी देखी जिसमें साथ में क्रिकेट खेलते थे अखिलेश जी, और अफसर उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करते थे। उनको लगता था कि वो जो फ्रीडम उनके पास नहीं थी मायावती की सरकार में, वो अब उनके पास है। कोई शक नहीं, इसमें बहुत अच्छे काम भी हुए अखिलेश सरकार को, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक सरकार ये भी है, आपके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलेगी अफसरों के साथ, और ना ही उनको इतना ज्यादा उनको दहशत में रखेगी कि वो अपना काम भी ठीक से ना कर पाए। तो क्या अफसरशाही में जिस तरीके से सरकारों का जो रवैया बदलते हुए आप देख रहे हैं, आपको इनमें से सबसे बेहतर कौन सा लगता है कि एक अफसर के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति क्या होती है? वो स्थिति जो आज है, या जो बहन जी में थी, या अखिलेश सरकार में थी? उमा शंकर जी, देखिए मानस जी, मैं जरूर कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। ताज एक्सप्रेस घोटाला आपको शायद याद हो, उस समय पीएल पूनिया जी मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव थे और भी मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव वो रहे। मायावती जी ने उन पर बहुत दबाव डाला ताज एक्सप्रेस के लिए, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, और अन्य अधिकारियों पर मायावती जी का दबाव काम आया और वो अधिकारी बाद में ताज एक्सप्रेस घोटाले में फंस गए। तो ये मायावती जी जो दबाव बनाती थी लोगों अधिकारियों के ऊपर, वो अपने फायदे के लिए था। चीनी मिलें बेच दी गई मायावती जी की सरकार में, वो भी औने पौने दाम पर, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बड़ी मेहनत से बनाया था किसानों के उत्थान के लिए, वो औने पौने दाम में बेच दिया गया। रिलायंस मायावती जी के समय में उत्तर प्रदेश में आया और मायावती जी से डील बाद में फाइनल नहीं हो पाई, तो बाद में अधिकारियों ने जो तांडव करवाया कि रिलायंस फ्रेश उत्तर प्रदेश में नहीं खुल पाया। तो ये मायावती जी की कार्यशैली थी, एक उनकी अपना पूर्वाग्रह भी था, अपनी उनकी एक मानसिकता भी थी, क्योंकि जिस समाज को वो रिप्रेजेंट कर रही थी, उस समाज को अपने आकर्षण में रखने के लिए मायावती जी के लिए जरूरी था कि वो अधिकारियों से जूते साफ करवाएं। लेकिन क्या राजनाथ सिंह जी का जूता साफ करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा क्या? वो भी तो हम लोगों ने देखा। अखिलेश यादव जी की जहां तक बात है, अगर हम इन 3 सरकारों का कंपेयर करें मानस जी, तो जो विकास दिखता है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार की तारीफ हुई है। चाहे मेट्रो की बात हो, इकाना स्टेडियम की बात हो, 112 की बात हो, 1090 की बात हो, ये तमाम चीजें अखिलेश यादव की सरकार की मूर्त रूप में दिखती हैं। मूर्त रूप मतलब साक्षात दिखती है। आप भाजपा के साथी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, एक काम बता दें कि देखिए ये हमने करके दिया है, और खुद हमने किया है, उसमें पूर्ववर्ती सरकारों का कोई योगदान नहीं है, तो ये नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछिए कि बीमारी होती है, इलाज कराने कहाँ जाते हैं, अपना मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे। राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता, बड़े सम्मानित नेता, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में 3 फंक्शनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये भूल जाते हैं वो तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बनी, और अगर कुशीनगर की बात करें तो वो बाद की सरकारों ने उस काम को पूरा किया। लेकिन बनारस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो कांग्रेस की सरकार की देन है, उसमें योगी सरकार या भाजपा सरकार का तो कोई योगदान नहीं है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज है, मुख्यमंत्री जी को कोरोना का वैक्सीन लगवाना होता है तो कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए पीजीआई में जाना पड़ता है, या कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जाना पड़ता है। तो ये हकीकत है। एक काम जो योगी ने किया है, परसेप्शन बदलने का। मानस जी, अधिकारियों के माध्यम से, पक्का अधिकारियों का ही सलाह था कि जितने फ्लाईओवर बने, जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, वो चाहे कांग्रेस की केंद्र सरकार ने या योगी सरकार के पहले की सरकारों ने बनाए, उस पर रंग रोगन करके या पुलों पे पेंटिंग बनाकर या वो चाइनीज झालर लगाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए प्रदेश को हमने चमका दिया, जबकि हकीकत क्या है। बिजली विभाग का ले लीजिए, इन अधिकारियों ने, मानस जी मैं ये लास्ट बात कर रहा हूं, बिजली विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ, स्मार्ट मीटर का घोटाला हुआ, 3-4 बार स्मार्ट मीटर का घोटाला हुआ योगी सरकार में, एक अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ। इसका मतलब कि मिलीभगत थी। पंचायती राज ग्रांट घोटाला हुआ, इन्हीं अधिकारियों के मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हुई। होम गार्ड की ड्यूटी का घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोगों ने कोरोना काल में किस तरीके से देखा था, थर्मामीटर और तमाम घोटाले हुए थे, 10 अधिकारियों को सस्पेंड किया था और ज्यादातर अब फिर बहाल हो गए। यानी कि ये सरकार, यानी कि योगी। अपने बाकी साथियों से एक सवाल, लेकिन सभी से निवेदन है, मनोज जी 1 मिनट से ऊपर मत लीजिएगा ना, आप सभी अनुरोध है। एक अंतिम सवाल ये है मनोज जी, क्या अधिकारियों की बढ़ती राजनीतिक लालसा अधिकारियों को दिग्भ्रमित कर रही है? मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मौजूदा सरकार और अधिकारियों का चोली दामन का साथ है, दिल से रिश्ता है और बहुत कनेक्टिविटी है। निश्चित ही लाभ के लिए ही है, वो पॉलिटिकल लाभ हो सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आर्थिक लाभ हो सकता है, वो पोस्टिंग का लाभ हो सकता है, ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं एक चीज उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और तमाम सारे क्षेत्रों का काम अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इन अधिकारियों से नहीं करा पा रहे, मोजा जूता चप्पल स्कूल के बच्चों की नहीं बंटवा पा रहे, पैसा देना पड़ रहा है उनको, गार्जियन को, तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। चलिए अनिल दुबे जी, आपसे सवाल है, क्या योगी जी जिस तरीके का मंत्र दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक तरीके से शुरुआत हो रही है या कोशिश हो रही है कि अफसरशाही की जो मानसिकता है उससे उनको बाहर निकाला जाए, किसी को तो पहल करनी थी, अगर वो नसीहत दे तो ऐतराज किस बात का आपको? अनिल दुबे जी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि मुझे लास्ट कमेंट मुझे राघवेंद्र जी से मिलेगा। जी मानस जी, आपकी आवाज वो कर रही थी, को कर एक बार सवाल दोहरा दीजिए। अनिल दुबे जी, मैं पूछ रहा हूँ एक बार ये सवाल कि क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज नसीहत दी या जिस तरीके से कोशिश की जा रही है अफसरों पर लगाम लगाने की, कहीं से बदलाव की शुरुआत होनी थी, अगर ये हो रही है तो इसमें ऐतराज क्या, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अफसरशाही की बदलाव आएगा? आप हमें कोई ऐतराज नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप अफसरों पर लगाम लगाने का काम करिए। आप जो भाषण दे रहे हैं अगर उसका क्रियान्वयन करने का काम करें, हम कोई आपके उससे ऐतराज नहीं। हम तो चाहते हैं कि जो आप योजनाएं बता रहे हो, जिन चीजों को आप घोषित करने का काम कर रहे हो, वो धरातल पर उतरने का काम करें। लेकिन आपकी योजनाएं, आपके अफसर धरातल पर नहीं उतार रहे हैं, वो केवल आपकी गणेश परिक्रमा करने का काम कर रहे हैं। आपके अफसर आपके कहने पर नहीं, अफसर पांच अफसरों को वीआरएस लेना पड़ा आपकी सरकार में। अफसरशाही को जिसको आप कह रहे हैं जिसकी दशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये एक हकीकत नहीं है कि जो अफसर आपके साथ नहीं उनको वीआरएस लेना पड़ेगा, जो अफसर आपके साथ है उनको सेवा विस्तार भी मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उनको आप कोई ना कोई पोस्ट भी क्रिएट करके उनको दे देंगे? तो इस तरीके का लालच भी तो पैदा कर रहे हैं आप। नहीं मानस जी, ऐसा नहीं है, ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं। जो बीआरएस ले रहे हैं अपने कारणों से ले रहे हैं। और मैं अभी बात करना चाहता हूँ, अभी हमारे जो है समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा था, मानस जी बात होने से देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया था। ये बताइए, अगर आप इतनी जानकारी थी, आप न्यायालय नहीं जा सकते थे? कोई भी बात किसी के लिए आप उठा के कह देंगे, देश सुन लेगा?
कम से कम इस प्रकार से थोड़ी सी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस प्रकार की बातें कहने से बचा करें बिना तथ्यों के। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ये कह रहे हैं मैं 2 बातें बदलाना चाहता हूँ विकास की। अभी हमारे मित्र ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, मेरे पास एक लंबी लिस्ट मैंने रखी हुई है, मैं गिना सकता हूँ, आधा घंटे भी कम पड़ेगी। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर आज की तारीख में बेरोजगारी दर 3.5% है। बेरोजगारी दर कम हुई कि नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में जब 40 योजना में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सफल है। नंबर 2017 के पहले एक भी केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश सफल नहीं हुआ। 2 बातें मैंने बनाई कि सरकारी आपने अपनी जनता पार्टी के आया शासन को मैंने आया और भारतीय जनता पार्टी को देश में लोग काम करें। 80 लोग इसी तरीके से चैनल में बैठे गान बजाने का काम करते रहे। 60 सेकंड में आपसे जवाब चाहते हैं, क्या अफसरों के भीतर बढ़ती राजनीतिक लालसा अफसरों को दिग्भ्रमित कर रही है, उनका आकर्षण जनता के प्रति न होकर के उनका आकर्षण सरकार की तरफ बढ़ रहा है? राघवेंद्र द्विवेदी जी प्लीज 1 मिनट अपनी बात खत्म करिएगा। देखिए, हम लोगों ने 2007 से 2012 तक वाहन जी की सरकार भी देख ली और 2012 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार भी देख ली। वाहन जी का भी लॉ एंड ऑर्डर देख लिया और अखिलेश जी का अपनत्व भी देख लिया कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नहीं पता चलता था कि क्रिकेट का प्लेयर या आईएएस है या आईपीएस है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति का व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं आईएएस आईपीएस जो भी अधिकारी हैं उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में रह गई कि जिसकी वजह से उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बच पाई। ये सही है कि सरकार रहने में दोबारा आने में अधिकारियों का बहुत महत्व होता है, तो एक सामंजस्य अन्य पार्टियों से नहीं बन पाया जो आज भाजपा सरकार और योगी सरकार अधिकारियों को छूट दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की अफसरशाही की, नौकरशाही की। उत्तर प्रदेश पे ये आरोप लगता रहा है कि यहाँ पर सरकारें नेता नहीं, सरकारें नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से अफसर चलाते हैं। इन्हीं अफसरों की वजह से तमाम पिछली सरकारें सत्ता से बाहर हो गई। नई सरकारें जब आती हैं तो वही अफसर फिर से हावी हो जाते हैं और अपने हिसाब से सिस्टम चलाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अफसरों को नसीहत दी और ये कहकर उनको नियुक्ति पत्र थमाया कि आप जनता के बीच जाइए, आप जनता के सेवक हैं, अपने आप को भगवान खुदा ईश्वर मत समझे, जनता की सेवा करें। तो क्या अफसरशाही में बदलाव होगा? क्या अफसरशाही की सोच में परिवर्तन होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।